ओके नाउ हमने जैसे पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल प्लस फीमेल के जो होते हैं गैमेट्स आते हैं, जिसे हम कहते हैं एग और स्पर्म। ठीक है, यहाँ से जब दोनों आपस में मिक्सचर होगा इन दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में मिलेगा प्लस उनका न्यूक्लियस आपस में मिलेगा, उनके जब क्रोमोसोम्स आपस में मिलेंगे, जब एक पर्टिकुलरली एकदम कंफर्टेबली टाइम आएगा, उसी टाइम पे स्पर्म एक को फर्टिलाइज कर पाएगा। आफ्टर दैट फर्टिलाइज होगा, फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा और एक नई ऑफस्प्रिंग होगी, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके लुक नाउ, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन ऑफ यंग बंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है, ह्यूमंस में एक यंग बंस के द्वारा। बिकॉज वो यंग कब होंगे, जब उनके अंदर स्पर्म और एग का सिक्रेशन होगा, जब स्पर्म सिक्रेट होगा और एग निर्माण की प्रोसेस स्टार्टेड हो जाएगी, तभी तो वो लोग यंग बंस कहलाएंगे और तभी उनके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इसमें क्या होता है, पेनिस के द्वारा मेनली, बिकॉज पेनिस से ही स्पर्म रिलीज होते हैं और यहाँ पे मेन होता है वेजाइना, जिसके थ्रू स्पर्म एंट्री करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके मेनली ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि जहां से रिलीज होगा और जहां वो एंट्री करेगा, अगर उसका रिलीजिंग गेट ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। प्लस अगर फीमेल्स में एंट्री गेट ही नहीं है तो कुछ फायदा ही नहीं है। ओके, तो रिप्रोडक्शन हैज अ प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपोरस। ह्यूमंस क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं, क्योंकि ये अपने ही समान ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं। क्या करते हैं, अपने ही समान ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं। ना तो इनके ऑफ स्प्रिंग हम देखते हैं कि जो बेबी बनता है ह्यूमंस का, वो एक फॉर्म में नहीं होता है, प्लस वो लार्वा फॉर्म में भी नहीं होता है। वो क्या होता है, एज इट इज कॉपी होता है अपने काय की, पेरेंट्स की। ओके, हम देख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसको हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्यों, क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, स्पर्म बनता है, क्योंकि स्पर्म ऐसे ही बन जाता है। उसके अंदर हमें ये देखनी पड़ती है कि वो मेच्योर कब हुआ है, वो कब जस्ट लाइक स्विम करने के लिए रेडी है, प्लस कब उसकी मोटिलिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो उस एग को फर्टिलाइज कर चुके हैं। इवन स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, क्या वो स्ट्रॉन्ग स्पर्म है, क्या वीक स्पर्म है। बिकॉज अगर वीक स्पर्म है, अगर एक बात के लिए वो एक को फर्टिलाइज कर भी दे, तो या तो एम्ब्रियो जल्दी डैमेज हो जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा, प्लस अगर उसका बेबी फॉर्मेशन हो जाता है तो वो बेबी मेच्योर कंडीशन में नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ डैमेजेस, कुछ हार्मफुल चीजें रह जाएगी। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इसकी प्रोसेस देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। ठीक है, पैर टेस्टिस, यहाँ पे जो टेस्टिस होती है, फर्स्टली प्राइमरी ऑर्गन जो होता है मेल्स में, क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 डिग्री का ऑर्गन प्राइमरी जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, सिर्फ टेस्टिस है। और सेकेंडरी एसेसरीज डक्ट, ग्लैंड्स, और यहाँ पे एक पेनिस भी आएगा। ठीक है, फोर्थ वन पेनिस। ठीक है, जो प्राइमरी ऑर्गन्स होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी मोस्ट ऑर्गन जो होता है, वो क्या होता है, टेस्टिस। बिकॉज टेस्टिस क्यों होता है, टेस्टिस का क्या रोल है यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में। टेस्टिस क्या करता है, टेस्टिस एक ऐसी चीज होती है जो हर मेल में प्रेजेंट होती है। मेल को जरूरी है भाई, टेस्टिस तो होना ही चाहिए, बिकॉज अगर टेस्टिस नहीं होगा, अगर घर में आटा सब्जी रोटी नहीं होगी, तो आप क्या खाना बना पाएंगे, नहीं, आप खाना नहीं बना पाएंगे। वैसे ही अगर मेल में टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। सपोजिटली जो दो टेस्टिस होते हैं वो पेट फॉर्म में होते हैं। जब पेट फॉर्म में है, अगर सिंगल तो वो रह नहीं सकता है, उसको डेफिनेटली पेट चाहिए। अगर वो पेट फॉर्म में है और वो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, स्पर्म रिलीज नहीं होगा, स्पर्म रिलीज नहीं स्पर्म रिलीज नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं एसेसरी डक्ट। अब डक्ट्स होती क्या है, हमने डक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि सपोजिटली कोई रियलाइजेशन का कोई पॉइंट है, जैसे कुछ एरिया है, यहाँ से कुछ चीज या हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि जो हार्मोन्स है उसकी नीड ब्लड में है, बट जो ग्लैंड्स है, क्या उससे वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देगा, नहीं, क्योंकि अगर कोई सपोजिटली एरिया है, कोई ऑर्गन्स है, कोई ग्लैंड्स है, कोई ग्लैंड है, इसने अपना रिलीजेशन यहाँ से करना है, तो ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं कर सकता है। तब उसको किसकी नीड होती है, डक्ट्स की।
हम कहते हैं ना जस्ट लाइक अगर हमें यहाँ से लेके हमें पंजाब जाना है या फिर हमें कह सकते हैं कि भारत से पाकिस्तान जाना है, तो हम अपनी 11 नंबर की गाड़ी से नहीं जा सकते, हमें कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए होता है, कोई ऐसा हमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए होता है जिसके थ्रू हम जा सके। तो वैसे ही जब कोई ग्लेड्स होती है वो कुछ रिलीज करती है, तो उसे पर्टिकुलर उस ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए किसकी नीड होती है? डक्ट्स की। तो वहीं पे इस स्पर्म को अपने मेन टेस्टिस से लेकर के जो यहाँ पर पेनिस तक पहुंचने के लिए जिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर की नीड होती है उसे हम क्या कहते हैं? डक्ट। ओके, यहाँ पे डक्ट 4 प्रकार की होती है: रेटेटेस्टिस, वासा इन्फ्रेंटिया, एपेडिडाइमिस और वासा डिफरेंसेस। इन चारों को अभी हम डिटेलाइज करेंगे। अब एसेसरीज ग्लैंड्स होती है, जो मैंने आपको बताया था ग्लैंड्स का काम क्या होता है सिक्रेशन का, वो हमेशा कुछ ना कुछ रिलीज करती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स जिसकी क्वांटिटी 1 होती है वहां पर, सेमिनल वेसिकल 2 होती है क्वांटिटी में, और कार्पर्स बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है वो 2 होती है। ओके, नाउ सी इन द डायग्राम। डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगी मैं आपको। फर्स्टली मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक सेकेंड। नाउ लुक इट हियर। ठीक है, ये तो भैया है बेबी, ठीक है, ये है एब्डोमिनल कैविटी। अब क्या है, बेबी कहाँ रहता है? मदर के पास, मदर के यूट्रस में, जहाँ बेबी आराम से अपने 9 महीने इंजॉय वाली लाइफ बिताता है, क्योंकि उसे पता है बाद में आके तो उसने जीवन में धक्के ही खाने हैं। 9 महीने आराम से रहो, खुश रहो। बेबी यहाँ होता है मदर के यूट्रस में। ओके, अब क्या होता है, ये बेबी है यहाँ पे है वो, अब वो 7 मंथ तक तो यही है, लेकिन जो उसके टेस्टीज होता है, जो मैंने आपको बताया था प्राइमरी उसका स्पर्मेटोजेनेसिस का जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है? टेस्टीज। जो कितने होते हैं? 2। एक सेकेंड, वो कितने होते हैं? 2। ये रहे दोनों टेस्टिस। देख सकते हैं ओवल शेप में यहाँ पे टेस्टिस है। अब इन टेस्टिस का क्या होगा? भाई बेबी यहाँ पर है, आराम से है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में। अब क्या होगा? यहाँ पे इसका स्क्रोटम है, जस्ट लाइक यहाँ पे नीचे वाले एरिया में। अब जब 7 मंथ होता है प्रेगनेंसी का, तब क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है। कहाँ होता है? मदर के अंदर। मदर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, तो एब्डोमिनल कैविटीज को पता पड़ चुका है कि भैया अब टेस्टिस को जाने का टाइम आ चुका है। अब टेस्टिस को उसके मालिक के घर में जाना है, और उसके मालिक का घर क्या होता है? बेबी का ये एरिया, स्क्रोटम वाला एरिया, जहाँ पे टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं। तो ये टेस्टिस यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं। बट कब? आफ्टर 7 मंथ, जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है उसके बाद ही। जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा आफ्टर देट ही जो टेस्टिस है वो कहाँ पर आएंगे? बेबी के अंदर। अब ऐसा तो है ही नहीं कि टेस्टिस ने भैया जंप मारा और तुम पहुंच गए बेबी के यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई जरिया उसको भी चाहिए, उसको भी कुछ ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर ना जस्ट लाइक ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनी होती है। ठीक है, अब ये तो कहोगे मैम ये तो आपको ही ना गलियां वगैरह लग रही है, ऐसा कुछ सा दिख रहा है गलियों जैसा। पर ये क्या होती है? इंग्विनल केनाल। ठीक है, क्या होती है? इंग्विनल केनाल। जब ये दोनों टेस्टिस होते हैं, तो जब ये यहाँ बेबी के अंदर आ जाते हैं तो किसके थ्रू आते हैं? इक्विनल केनाल। बिकॉज ये तो बॉर्डर है, बॉर्डर से पार करना इनको इतना इजी नहीं होता है। फिर ये जो इंक्विनल केनाल होती है, तो टेस्टिस जब भी आते हैं वो इंक्विनल केनाल से क्रॉस कर करके बेबी के अंदर आकर के जाके इम्प्लांटेशन उनका हो जाता है। जो बेबी के यहाँ सेक्ट्रम वाला एरिया होता है, स्क्रोटम वाला, सॉरी स्क्रोटम, यहाँ पे स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्क्रोटम वाला एरिया होता है, ये दोनों टेस्टिस, फर्स्ट वन और सेकंड वन, क्योंकि टेस्टिस पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ बेबी के अंदर सिचुएटेड होता है। बट क्या ऐसा होता है कि कोई कंडीशन ऐसी हो कि भाई नहीं, टेस्टिस ने मना कर दिया, वो तो नहीं आ रहे हैं, तो क्या होता है? ओके,
अब टेस्टिस ने मना कर दिया कि नहीं हमें आना नहीं है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्योंकि इंग्विनल केनाल मतलब प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई है, या यहाँ पर आने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ परेशानी उनको फेसेस करनी पड़ रही है, तो क्या होता है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं। तो क्या होता है बेबी 9th मंथ बाद बाहर आ जाता है, तो क्या होता है उसकी बॉडी में टेस्टिस होते ही नहीं है, और वो टेस्टिस कहाँ रह जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी इंग्विनल कैनाल जब छोटी रह जाती है, प्योरली मैच्योर नहीं हो पाती, या जो टेस्टिस होते हैं वो इंग्विनल कैनाल से नहीं आ पाते हैं, तब वहां जो डिजीज होती है, जो टेस्टिस होती है वो इंग्विनल कैविटी से बेबी के अंदर नहीं आ पाते, तो वो डिजीज क्या कहलाती है? क्रिप्टोक्रिटिस्म। 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 ओके, रिमेम्बर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर टेस्टिस बेबी के अंदर नहीं आ पाए तो क्या होगा? क्रिप्टोक्रिटिस्म, जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छी डिजीजेस होती है ये, ऑब्वियसली सबको पता है डिजीज तो बहुत अच्छी होती है ना? तो ये क्रिप्टोक्रिटिस्म डिजीज होती है, इसी में क्या होता है जब टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं और वो यहाँ नहीं आ पाते हैं। ओके, अब हम ये डायग्राम देखेंगे। मैं देखो आपको यहाँ पे फर्स्ट एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। टेस्टिस, टेस्टिस मैंने आपको बताया था ओवल लाइक शेप होती है ना? ओवल लाइक शेप होती है, पेड़ फॉर्म में होते हैं, एब्डोमिनल कैविटीज में होते हैं, इंग्विनल केनाल के द्वारा ये कहाँ आते हैं? बेबी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्रोटम पीछे। ये स्क्रोटम ना एक एरिया होता है, ये क्या करता है जो टेस्टिस होते हैं उनको कवर प्रोटेक्ट करता है, उनको शेल्टर देता है, उनको न्यूट्रिशमेंट देता है, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज टेम्परेचर मेंटेन करता है। बिकॉज सपोज अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो स्क्रोटम ने कह दिया कि नहीं मैं अपनी बॉडी, तुम बॉडी के अकॉर्डिंग तो मैंने चलना ही नहीं है, मैं तो अपना टेम्परेचर खुद ही मेंटेन करूंगा, इसलिए मैंने अपना टेम्परेचर 31 ही रखना है। क्यों? क्योंकि एज कम्पेयर टू अवर बॉडी टेम्परेचर, स्क्रोटम और टेस्टिस का जो टेम्परेचर है, स्क्रोटम हेल्प करता है, तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर वो कितना होता है? 31 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि स्क्रोटम है वो एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर हमेशा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है कि उसको अपना टेम्परेचर कम रखना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सॉरी, ऐसे इसलिए होता है बिकॉज जो स्पर्म होता है उनको थोड़ा कूलिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उनको कूल एनवायरनमेंट में ही सरवाइव करना होता है। अगर हॉट टेम्परेचर अगर हम उनको प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा? उनके मॉलिक्यूल्स आपस में काम करना, एक ओवर टेम्परेचर पे क्या होगा? उनके मॉलिक्यूल्स काम करना बंद कर देंगे, और क्या होगा? वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। उनके मॉलिक्यूल्स आपस में काम करना बंद कर देंगे और वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो स्पर्म किसी काम का नहीं रहेगा, वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उनका टेम्परेचर कम रहना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि जस्ट लाइक बाहर सर्दी है, तो क्या होगा? बाहर का टेम्परेचर भाई ऑलरेडी 14 है, अब अंदर का अगर 11 रह गया तो क्या हो गया? इस पंप ने तो यहाँ पे भी सर्वाइव नहीं करना है, इसके तो वापस यहाँ पे नाटक चालू हुए। लेकिन तब क्या होगा? जो हमारी टेस्टीज होगी ये ऊपर की तरफ उठेगी, थोड़े हॉट टेम्परेचर के पास जाएगी। जब अगर कभी हम देखते हैं अगर सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं? लकड़ी जला करके उसके पास बैठ जाते हैं। क्यों? ताकि हमारी बॉडी को हीट मिले, हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसी तरीके से अगर बाहर सर्दी ज्यादा है तो स्क्रोटम जो है अपना टेम्परेचर कम करता है, बट उसको मेंटेन करने के लिए वो एब्डोमिनल कैविटीज के पास चला जाता है और वहां पे थोड़ा रिलैक्स फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर मैंने कहा भाई बाहर का टेम्परेचर तो 35 है और इसने अपना टेम्परेचर 31 ही रखना है, तो फिर तो क्या ये होगा कि नहीं है भैया मैं तो 35 के पास ही जाऊंगा, मुझे तो एब्डोमिनल कैविटीज के पास में जाना है वापस? नहीं, गर्मी है भाई, मम्मी ने कहा आज तो मैं पकोड़े बनाऊंगी, हम लोग कहते हैं नहीं मम्मी इतनी गर्मी ऑलरेडी है, आप पकोड़े ना बनाइए, तो मम्मी नहीं मानती है। मम्मी ने पकोड़े बना दिए हैं, फिर हम क्या करेंगे? कढ़ाई के पास अपना मुंह ले जाकर रख देंगे क्या? नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा। बिकॉज ऑलरेडी गर्मी है, हम उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे ताकि हमें थोड़ा ठंडा मिले। इसी तरीके से अगर बाहर 35 डिग्री टेम्परेचर है तो जो स्क्रोटम है, जो टेस्टिस है, वो कितना रहेगा? अपना टेम्परेचर मेंटेन 31, और वो एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ रहेगा? वो एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा दूर रहेगा। गॉट इट? अब अब हमने देखा ये जो टेस्टिस है, ठीक है, यहाँ से एक नली जा रही है जिसे हम देख सकते हैं कि वासा डिफरेंसेस। ठीक है, ये वासा डिफरेंसेस यहाँ से क्या कर रही है? जो स्पर्म है, ये जो पतली सी नली है,
इसके थ्रू स्पर्म को लेके जा रही है, ठीक है। अब ये यहाँ तक स्पर्म लेकर के आ चुकी है। अब क्या होगा, जो यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर होता है, यूरिनरी ब्लेडर क्या होता है, यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं पेनिस में सिर्फ एक होता है, ग्लैंस पेनिस, पेनिस एक होता है, ठीक है। उसके आगे एक पोर होता है, जिसे हम यहाँ पे एक नाम देख सकते हैं, ग्लैंस पेनिस, पेनिस। ये क्या करता है, एक ओपनिंग एरिया होता है सिर्फ उसमें, जिसके थ्रू यूरिन भी रिलीज होता है, प्लस उसी के थ्रू स्पर्म भी रिलीज होता है, सीनम भी रिलीज होता है। तो वो यूरिनरी ब्लेडर पे क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। अब वासा डिफरेंस आपको हमने देखा, ये टर्न करके यहाँ आ गई। यहाँ सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होती है, हमने देखा था सेमिनल वेसिकल, ये हमारी सेमिनल वेसिकल होती है, जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है, जिसका मेनली काम क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज करना। ये कितनी होती है क्वांटिटी में, बोलो 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 जल्दी बोलो, दो। सेमिनल वेसिकल कितनी होती है, दो। हमने पढ़ा ना यहाँ पे, हमारी जो ग्लैंड्स है, हमने देखा सेमिनल वेसिकल कितनी होती है, दो। प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है, और कार्पल ग्लैंड्स कितनी होती है, ये भी दो होती है। तो जब यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, ये यहाँ पर है, प्लस यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो हमने देखा जो ग्लैंड है ये कितनी होती है, एक। ये भी अपने एंजाइम रिलीज कर रही है। अब भैया दोनों का काम एक ही चीज है, सेमिनल वेसिकल तो दो है और प्रोस्टेट ग्लैंड्स एक है, तो टोटल कितनी हुई है, तीन। तीनों ने मिलकर के आपस में ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, एंजाइम रिलीज करना। तो जब इन दोनों ने एंजाइम रिलीज कर लिया, तो इन दोनों ने आपस में मिलकर के क्या बना लिया, भाई हमारा तो काम ही एक है, हम तो इजिकुलेटरी डक्ट बना लेंगे। ओके, इन्होंने इजिकुलेटरी डक्ट बना लिया है, और दोनों के जो एंजाइम्स थे वो यहाँ आकर के मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इजिकुलेटरी डक्ट हो गया। यूरेटर, ये पीछे से क्या काम करता है, पीछे से यूरिन लाने का काम करता है यूरेटर, जो आकर के यूरिनरी ब्लेडर में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इजिकुलेटरी डक्ट बन चुका है। आफ्टर दैट ये इजिकुलेटरी डक्ट जो है, ये आपस में जाकर के क्या करता है, ये पेनिस हम देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है पेनिस की, ये यहाँ पर होता है। अब इजिकुलेटरी डक्ट ने क्या किया है भाई, इसने एक यूरेथ्रा करके एक नली निकाल दी, क्योंकि सपोज एक सेकेंड, सॉरी, व्हाट इज द शेप, ये रहा पेनिस। अब भैया इसके अंदर है स्पर्म, तो ये क्या करेगा, ऐसे 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 करके स्पर्म को रिलीज करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसे 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 करेगा तो हर जगह स्पर्म ही स्पर्म हो जाएगा, तो नहीं। इसको एक क्या करना है, पेनिस का साइज है, यहाँ पर एक पोर होगा छोटा सा, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे ये पोर होगा, तो ये अपना यूरिन भी इसी पोर से रिलीज करेगा, प्लस अपना जो सीनम है, जो अपना स्पर्म है, वो भी इसी पोर से रिलीज करेगा। इस पोर को क्या कहते हैं, ग्लेंस पेनिस, ठीक है। क्या कहते हैं हम, ग्लेंस पेनिस, ओके। इस पोर को हम क्या कहते हैं, ग्लेंस पेनिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये यूरेथ्रा है, तो एजिकुलेटरी डक्ट में जो दोनों ग्लेंस के एंजाइम्स मिल चुके थे, इन्होंने क्या किया, अपने एंजाइम्स को यूरेथ्रा जो नली है, उस यूरेथ्रा नली में से भेज दिया। यू कैन सी यहाँ पे जो यूरेथ्रा नली है, इस नली में भेज दिया। इस नली में स्पर्म आकर के कलेक्ट हो गया है, और जब ये ग्लेंस पेनिस से यहाँ से ओपन होगा, आफ्टर दैट स्पर्म यहाँ से रिलीज हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। क्या होगा, मैं आपको एक बार वापस बता रही हूँ। टेस्टिस हमने देखा, टेस्टिस में क्या हुआ, दो प्रकार, दोनों टेस्टिस होते हैं, राइट वन और लेफ्ट वन। दोनों टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म की बनने की क्रिया होती है। उसके बाहर एक स्क्रोटम वाला एरिया होता है, जो उनकी आउटर लेयर होती है, जो सॉफ्ट स्किन होने की वजह से उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। वहां से हमने देखा वासा डिफरेंसा निकलता है। वासा डिफरेंसा का क्या काम होता है, स्पर्म को ले जाने का काम होता है। वासा डिफरेंसा जाकर के कहाँ खुलती है, सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल क्या होती है, एक प्रकार की ग्लैंड होती है, जो कितनी संख्या में पाई जाती है, जो दो संख्या में पाई जाती है। उसी के नीचे जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है, एक होती है। अब ये दोनों ग्लैंड्स जो कि अपने एंजाइम्स रिलीज कर रही है, कि दोनों आपस में मिलकर के कहा जाती है, इजिकुलेटरी डक्ट में। क्यों, क्योंकि दोनों का काम था एंजाइम रिलीज करना। दोनों ने एंजाइम रिलीज किया, तो इजिकुलेटरी डक्ट में आके दोनों एंजाइम्स मिल जाते हैं। जब दोनों एंजाइम्स यहाँ पर आकर एंजाइम्स आकर के इजिकुलेटरी डक्ट में ओपन हो चुके हैं, फिर क्या होगा, यहाँ से यूरेथ्रा करके जो नली निकलेगी, वो नली जाकर के पेनिस में ओपन होती है। पेनिस में ओपन होने के बाद जो ग्लेंस पेनिस होता है, जो पेनिस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो पोर होता है, जहाँ से हमारा स्पर्म प्लस यूरिन रिलीज होता है, वहां से स्पर्म प्लस यूरिन रिलीज होता है, और कहानी वही खत्म हो जाती है। ओके, लेकिन एक चीज रहती है, फोर स्किन, क्योंकि जो स्पर्म की यहाँ पर पेनिस के यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। क्यों, क्योंकि जब एक्टिव फॉर्म में रहती है वो सारी ब्लड सेल्स, तो जो पेनिस का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए फोर स्किन होती है।
सॉरी, चीज याद रखिएगा, जब पेनिस के ऊपर एक आउटर लेयर होती है उसे हम फोर स्किन कहते हैं, लेकिन जो टेस्टिस के ऊपर होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। गॉट इट? सेम चीज हम यहाँ देखेंगे कि ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस ये रहा, इसके बाहर हमने स्क्रोटम देख लिया, अब एपिडाइमिस होती है। एपिडाइमिस एक्चुअली, एपिडाइमिस जस्ट स्क्रोटम के बाहर होती है। यहाँ पे स्पर्म छाटने का काम किया जाता है। जब स्पर्म यहाँ छट जाता है, हमने स्पर्म को यहाँ छाट लिया, जो प्री मेच्योर जो डैमेज है उनको हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल दिया है एपिडाइमिस से। एपिडाइमिस से वासा डिफरेंसा निकली है। अब हम देख सकते हैं कि जो ब्लेडर है ये ब्लेडर के पीछे की तरफ से आ रही है। क्यों? क्योंकि वासा रिफ्लेक्सा जब जाती है तो वो ब्लेडर के पीछे होके जाती है। ठीक है, यहाँ पे वासा रिफ्लेक्सा आ गई है। यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट दोनों आपस में मिलकर क्या खुलती है? एंजिकुलेटरी डक्ट में। एंजिकुलेटरी डक्ट से यूरेट्रस वापस निकलता है। ठीक है, और यहाँ से आकर के ग्लैंस पेनिस में जाकर के रिलीज हो जाता है। अब हम एक चीज और देख रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि वहां पे एक एनस भी तो होता है ना, जो हमारा पूरा अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिलीज करता है। तो क्या वो भी ग्लैंस पेनिस के थ्रू ही बाहर रिलीज होता है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो बहुत बिट में होता है, बहुत हार्ड फॉर्म में होता है। प्लस जो ग्लेन्स पेनिस है उसका पोर बिल्कुल इतना माइनर से इतना छोटा सा होता है, तो वहां से हम अपना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहां से रिलीज नहीं करते। इसलिए हम इस वाले डायग्राम में पीछे की तरफ देखेंगे। फर्स्ट पेनिस होता है सबसे आगे, उसके पीछे टेस्टिस होता है और एनस उसके पीछे होता है। तो यही से हम देखेंगे रेक्टम, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट था, कोलोन, केकम एंड रेक्टम। तो जो हमारा रेक्टम होता है, रेक्टम से क्या होता है? एनल केनाल निकलती है। एनल केनाल से ही हमने पढ़ा था वहां हमारा एनस होता है। एनस के भी दो गेट होते हैं, इंटरनल पोर और एक्सटर्नल पोर। इंटरनल पोर जो हमारा विदाउट हमारी परमिशन खुलता है, और एक्सटर्नल पोर जब हमारी परमिशन से खुलता है, जब हम परमिट करेंगे वो ओपन हो जाएगा और क्या होगा? हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर रिलीज हो जाएगा। गॉट इट? हम देख सकते हैं ये स्क्रोटम है, जो मैंने आपको बताया था, टेस्टिस का आउटर लेयर स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस जो इसके बाहर वाला होता है, ये वासा डिफरेंस होता है। अब टेस्टिस के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। गॉट इट? क्यों? क्योंकि फर्स्टली स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? टेस्टिस से। फर्स्टली स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है? टेस्टिस से। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन भी कहाँ से होता है? टेस्टिस से। अब टेस्टोस्टेरोन का नाम सुना है कि हाँ, नाम तो सुना है टेस्टोस्टेरोन का, क्यों होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये क्या होगा? मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर टेस्टोस्टेरोन रिलीज है तो डेफिनेटली वो मेल के अंदर रिलीज है। लेकिन हम देखते हैं टेस्टोस्टेरोन का क्या क्या होता है? दाढ़ी मूछ लाना, आवाज का भारी होना, और भी बहुत सारे, जैसे छाती बड़ी होना और चेस्ट थोड़ा टाइट होना, जो उनका फेरिंग्स है थोड़ा हार्ड आ जाता है, वो सब। लेकिन जो हमने कभी देखा सिंगर्स होते हैं, भाई उनको अपनी आवाज बिल्कुल थिन चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं? अपने टेस्टिस को, जो अपने टेस्टिस होते हैं उनको बॉडी से हटा देते हैं बाई सर्जिकल। उससे क्या होता है? टेस्टिस नहीं रहेंगे, टेस्टोस्टेरोन सॉरी, टेस्टिस नहीं रहेगा तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा, और टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? उनकी आवाज भारी नहीं होगी, जो उनको सिंगिंग में, अच्छी सिंगिंग में उनको हेल्प करेगी। इसलिए टेस्टिस को वो हटा देते हैं। टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद एब्डोमेन। मैंने आपको बताया था कि दो लेयर होती है, तो यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटीज होती है, प्लस यहाँ बेबी होता है। वो इंग्विनल केनाल के द्वारा जो दोनों टेस्टिस आते हैं, तो क्या होता है? फर्स्टली टेस्टिस किससे कनेक्टेड होते हैं? एब्डोमेन से। एब्डोमिनल कैविटीज भी आप इसको कह सकते हैं। Soon after the birth or at the 8th day of pregnancy, they descend into the scrotal sac, scrotum through inguinal canal। मैंने आपको बताया था, ये देखिए स्क्रोटम हम यहाँ देख सकते हैं कि ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ये बाहर स्क्रोटम के साथ में इसे कवर किया हुआ है। स्क्रोटम ने इसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और तब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है 7th या 8th मंथ। 8th मंथ में जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना चालू लग जाएगा, तब टेस्टिस कहाँ से आएंगे? एब्डोमेन से बेबी के अंदर आ जाएंगे इंगुइनल केनाल के द्वारा।
The low temperature 2 से 2.5 degree centigrade lays the body temperature. This scrotum has the proper function of testes and for spermatogenesis. मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि जो नीचे है टेस्टिस का जो एनवायरनमेंट है वो एज कम्पेयर टू एब्डोमिनल कैविटी से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है ताकि स्पर्म हमारे मेल्स के सर्वाइव कर पाए और वहां जी पाए. Testis. Each testis has oval in shape. लेंथ होती है इनकी 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर. Each testis had 250 testicular tubules. Each lobules contain 1 से 3 coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubules is lined literally with spermatogenesis cell, spermatogonia और male germ cells and Sertoli cells. हम supporting cells plus क्या कहते हैं nurse cell. Okay. Sertoli cells give shape and nourishment to developmental spermatogonia. Okay. अब मैं आपको एक चीज बताऊं. ये है हमारा टेस्टिस जो मैंने आपको बताया था. ये कौन सी शेप में होता है? हमारी छोरी ने भी बताया कि ये टेस्टिस है प्लस ये कौन सी शेप है? ओवल शेप. ओके. अब इसमें हम फर्स्टली एक लाइन देखते हैं. टेस्टिस, ईच टेस्टिस हैज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. वन टेस्टिस हियर. 250 250 तो मैं नहीं बनाऊंगी. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. अब इसमें क्या प्रेजेंट है? 250 अगर इसमें है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 250 इसमें है तो 250 की इसमें होगा. डेफिनेटली सी बात है. अब 250 इसमें होगा तो टोटल कितना हुआ? ये 500. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? 500. Each lobules contain 1 से 3 coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubules. अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है सपोज थोड़ा बड़ा करके 1 2 3 1 से 3 तक कितने भी हो सकते हैं इसमें. सपोजिटली इसमें 3 है, इसमें 1 ही रह गया, इसमें 1 रह गया, इसमें वापस 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 1 रह गया. तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है. ये 1 से 3 के बीच में कितने भी हो सकते हैं. क्या कहलाते हैं वो? हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके. अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी. सपोजिटली ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके. अब भाई हमने इसमें क्या बोला? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. अब क्या होगा? अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए डायग्राम में हमें दिखेगा ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये क्या है? ये 250 थे टोटल. क्या थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टोटल 250 है बट इसमें यहाँ पे 6 बना रखे. 250 हर कोई नहीं बना सकता है तो यहाँ पे 250 है. इसके अंदर सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है ये कितने होते हैं? 1 से 3 तक कितने भी हो सकते हैं. हम इनकी क्वांटिटी फिक्स नहीं कर सकते. अब ये दोनों देखिए, आप पीछे आकर के ये कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे देखा थोड़ा कोयल टाइप की स्ट्रक्चर हो गई है बहुत बुसुर बुसुर करके क्योंकि यहाँ से भी ट्यूब्यूल से भी स्ट्रक्चर निकल रहा है. 250 ट्यूब्यूल से 250 की स्ट्रक्चर निकलेगी और 250 इंटू 3 कितने हो सकते हैं? वो 750 तक हो सकते हैं बट उनकी संख्या फिक्स नहीं है. किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, प्लस किसी में 3 होगा. इसलिए यहाँ पे क्या है? रेटेड टेस्टिस. अब ये रेटेड टेस्टिस है. अब ये रेटेड टेस्टिस क्या होता है? पीछे से एपिडिडाइमिस में जाते हैं. एपिडिडाइमिस में मेन काम क्या होता है? एपिडिडाइमिस का जो स्पर्म होते हैं जो प्री मैच्योर होते हैं, जो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, प्लस उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, वो कहाँ पे ऐसे मतलब कनेक्टेड हो जाते हैं एकदम. उनको हम डाइवर्ट कर सकते हैं एकदम से, कितने छान देते हैं. हम सिर्फ मैच्योर वाले और कंप्लीटेड ही आगे जाएंगे, बाकी तो हम ड्रॉप आउट को ना निकाल देते हैं. वैसे ही जो हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, ये पूरा एपिडिडाइमिस होता है. इसको 3 पार्ट में बांटा गया है. हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस और बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस. हेड, टेल एंड बॉडी 3 पार्ट्स में एपिडिडाइमिस को हमने डिवाइडेड किया हुआ है. अब जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं वो क्या होता है? वासा इन्फ्रंटिया. वासा इफ्रेंटिया. रेटे टेस्टिस से फर्स्टली जो सबसे पहले निकलती है वो होती है वासा इफ्रेंटिया. वासा डिफरेंसा और वासा इफ्रेंटिया में कंफ्यूजन नहीं होना.
जो फर्स्टली लेके जाती है वो होती है वासा इन्फ्रंटिया, और आफ्टर दैट कौन सी आती है, वासा डिफरेंसिया। तो वासा इन्फ्रंटिया से जब यहाँ से स्पर्म निकल चुके हैं वो एपिडिडाइमिस तक पहुंच गए और वहां से वासा डिफरेंसिया तक पहुंच चुके हैं। ओके, देख सकते हैं ना। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटो बनने की क्रिया स्पर्मेटोगोनियम कहलाती है। यहाँ पे सर्टोली सेल्स होती है जिनका काम क्या होता है, नर सेल होती है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, उनको यमी यमी खाना देती है वो वहां पे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, सॉरी, स्पर्मेटिड होता है, और यहाँ पे स्पर्मेटोगोआ होता है जिसपे स्पर्म बनते हैं। ओके, testes होते हैं, the small the region outside the seminiferous tubules interstitial space contain small blood cells। यहाँ पे blood cells होती है वो बहुत small होती है। interstitial cells और leading cells present होती है यहाँ पे। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिनेट सेल्स यहाँ प्रेजेंट होती है क्योंकि उनको इम्यूनोलॉजी भी प्रोवाइड कराती है, बिकॉज स्पर्म्स को भी तो हो सकता है ना कुछ डिजीज हो गई, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनको इम्यूनोलॉजी भी प्रोवाइड कराती है। और लीडिंग सेल सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जो एंड्रोजन्स होते हैं वो भी टेस्टिस से ही रिलीज होते हैं, जो एंड्रोजन्स होते हैं वो भी टेस्टिस से ही रिलीज होते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारी एसेसरीज डक्ट्स होती है, जो मैंने आपको अपना ट्रांसपोर्ट वाला एरिया बताया था, हमें यहाँ से पाकिस्तान जाना है, हम 11 नंबर की सवारी से नहीं जा सकते, हमें कोई ट्रांसपोर्ट का जरिया चाहिए होता है जिसे हम डक्ट कहते हैं। तो हम देख सकते हैं फर्स्टली डेटा इन्फ्रंटिया, सेकेंड इज वासा इन्फ्रंटिया, थर्ड इज एपेरिडाइमिस, स्टोर स्पर्म टेम्परेरी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये अनमेच्योर और डेमेजेस स्पर्म को हटा देता है, ओनली मेच्योर स्पर्म से यहाँ रह जाते हैं, और वासा डिफरेंसेस इज द लास्ट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रिमेंबर 1 से 3 हो सकते हैं कुछ भी कोइल फॉर्म में, 1 से 3 तक कुछ भी हो सकता है कोइल फॉर्म में, ठीक है, वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी यहाँ से क्या होता है, पीछे जाकर के रेटेड एस्टिया से कनेक्टेड होते हैं, रेटेड एस्टिया से जाकर के आपस में कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद वासा इन्फ्रंटिया, फर्स्टली वासा इन्फ्रंटिया से कनेक्टेड होते हैं, किससे, ठीक है, फर्स्ट डेटा, सेकंड वासा इन्फ्रंटिया, थर्ड इज एपिडिडाइमिस एंड फोर्थ इज वासा डिफरेंशिया। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रखिएगा। वैसे तो यहाँ पे सिस्टमैटिक आपका लिखा हुआ है साइड वाले पोर्शन में, यू कैन सी, ठीक है। फिर भी वासा इन्फ्रंटिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, टेल और बॉडी। अब हेड वाला जो पार्ट है वो यहाँ से कनेक्टेड है, टेल वाला लास्ट वन, और मिड वन इज ऑब्वियसली योर बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एपिडिडाइमिस थर्ड आ गया, उसके बाद वासा डिफरेंसेस होगा, वहां से जाके स्पर्म को ले जाएगा, और कहाँ पे, यूरेथ्रस, यूरेथ्रस कहाँ पाया जाता है, पेनिस में, वहां जाकर के उसको रिलीज कर देगा। ये देखिए यूरेथ्रा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3 तक कोइल फॉर्म में होती है। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, रेटा टेस्टिस जो होता है, जो मैंने आपको बताया आपस में वो सबसे जाके रेटा टेस्टिस में ओपन होता है। वासा इन्फ्रंटिया होता है जो हेड, बॉडी प्लस टेल में डिवाइडेड होता है, इन्फ्रंटिया, ठीक है, सॉरी, ये होता है एपिडिडाइमिस होता है जो 3 पार्ट में कनेक्टेड होता है। वासा इन्फ्रंटिया तो ले जाने का काम करती है, मैंने आपको बताया था। एपिडिडाइमिस 3 पार्ट में कनेक्ट होता है। उसके बाद वासा डिफरेंसेस होता है, जो अब वासा डिफरेंसेस सेमिनली वेसिकल, सेमिनल वेसिकल जो कितनी होती है, तो और एक होती है हमारी, हमने यहाँ पे देखी है, हमने यहाँ पे देखा था सेमिनल वेसिकल, आप देख सकते हैं ना, मैंने कहा था ये 2 होती है संख्या में, प्लस एक प्रोस्टेट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो एक होती है, दोनों का काम एंजाइम रिलीज करने का होता है। जो इजोकुलेटरी डक्ट में खुलती है वो क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। सेमिनरी वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड जो कितनी होती है संख्या में, एक, ये दोनों मिलके कहाँ खुलती है, इजोकुलेटरी डक्ट में। यहाँ से इजोकुलेटरी डक्ट कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा मतलब वो पेनिस में एंटर हो चुका है, एक पतली नली के थ्रू वो यूरेथ्रा में एंटर हो चुका है। पतली नली को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद वो यूरेथ्रल मेटस जिसके थ्रू वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है।
हम देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा टेस्टीज, दो टेस्टीज आपको यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, दोनों टेस्टीज है। एपिडिडाइमिस इसकी चारों तरफ वाली स्ट्रक्चर यू कैन सी, ये जो स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ बनी है ये एपिडिडाइमिस है। इसके बाद वासा डिफरेंशिया, ठीक है। एपिडिडाइमिस 3 पार्ट में, हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। एपिडिडाइमिस यहाँ से वासा डिफरेंशिया जब निकली है, यहाँ से इस स्पर्म को लेके निकली है। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेमिनल वेसिकल, जो कितनी होती है संख्या में? 2, राइट वन और लेफ्ट वन। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है? 1, 2 और 1, 3, दोनों कहीं में खुलती है। कॉमन इंसुक्युलेटरी डक्ट, क्योंकि दोनों ग्लैंड्स यहाँ पे आके ओपन होती है। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, कितनी होती है? 2, दोनों एक इस साइड है एक इस साइड है। हम देख सकते हैं दोनों तरफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। दोनों, ये नीचे पेनिस है, ये कहाँ जा रही है? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में एक पतली नली टाइप स्ट्रक्चर है, हमने देखा है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था। जो सपोजिटली पेनिस है तो ये हर जगह अपना यूरिन या स्पर्म रिलीज नहीं करेगा, ये ओनली जो ये पोर होगा इसका, ग्लेंस पेनिस जिसे हम कहते हैं, इसी के द्वारा वो रिलीज करेगा। तो ये यूरेथ्रा कहाँ जाके खुलेगा? आगे ग्लेंस पेनिस में। ओके, द यूरेथ्रा रिसीव्स द डक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट एंड कार्पस ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल को क्या कहते हैं? कार्पस ग्लैंड्स, एंड passes थ्रू द पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरीज ग्लैंड जो होती है, जो किसी चीज का सिक्रेशन करती है, वो क्या इंक्लूड करती है? सेमिनल वेसिकल, यहाँ पे 2 होती है ना ग्लैंड्स में, हमने पढ़ा था 2 सेमिनल वेसिकल होती है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, और कार्पस ग्लैंड्स कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे 2 कार्पस ग्लैंड्स पाई जाती है। टोटल कितनी होती है? 5 ग्लैंड्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेन 5 ग्लैंड्स पाई जाती है। दे कलेक्टिव सिक्रेशन इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। इट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स। क्योंकि सेमिनल प्लाज्मा, ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वन है ये सेमिनल वेसिकल है, यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। अब जब स्पर्म यहाँ तक पहुंच चुका है, प्रोस्टेट ग्लैंड और कार्पस ग्लैंड और एजुकुलेटरी डक्ट में वो नहीं गया है, उसके पहले यहाँ पे क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा से जब स्पर्म मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है? सीमेन। क्या कहलाता है? सीमेन। अब हम उसे यहाँ पे सीमेन कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि सेमिनल प्लाज्मा यहाँ पे मिल चुका है। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती है? जो रिलीज करती है। फंक्शंस ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, जो स्पर्म के साथ मिलता है उसे सीमेन में कन्वर्ट करता है। ये क्यों होता है? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, क्योंकि अगर स्पर्म है वो स्विमिंग करते हैं, बिकॉज वो स्विमिंग करते 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 वेजाइना से वो उसके यूट्रस में पहुंच जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब से एग आता है तो वो सिचुएटेड होते हैं, तो स्पर्म हमेशा स्विमिंग करते रहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसको सेमिनल प्लाज्मा से क्या मिलता है? लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मिलता है ऑब्वियसली। तो सप्लाइज न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, हर चीज को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो उसे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? सिंपल सी बात है, उसे सेमिनल प्लाज्मा से न्यूट्रिशन मिलेगा। प्रोवाइड एल्केनिटी टू कॉन्ट्रेक्ट एसिडिटी टू यूट्रस। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो यूट्रस होता है फीमेल के अंदर, ये कौन से फॉर्म में होता है? एसिडिक। अब भैया जब स्पर्म आए हैं एकदम न्यूट्रल एनवायरनमेंट से आए हैं, और अगर उनको एसिडिक फॉर्म में भेजा गया तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? भैया हम राजस्थान के रेगिस्तान में रह रहे हैं और तुम हमें जम्मू कश्मीर की सर्दी में भेज दोगे विदाउट हमारा क्या बोलते हैं, वुलन क्लॉथ है, या फिर हमें कुछ आपने मेडिसिन नहीं दी है जो हमें वार्मिटी प्रोवाइड करे, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। हमें क्या चाहिए उसके लिए? पहले हमें अपने वुलन कपड़े चाहिए, है ना? ऑब्वियसली हमें अपने वुलन कपड़े चाहिए, या हमें कुछ चीज ऐसी खानी होगी जो हमारी बॉडी को हीटिंग प्रोवाइड करे। इसी तरीके से जो भी स्पर्म होता है वो न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, जब वो यूट्रस में जाएगा वहां पे एसिडिक फॉर्म होगा, तो उनको यहाँ पे एल्केनिटी प्रोवाइड की जाती है। कौन प्रोवाइड कराता है? एसेसरी ग्लैंड होती है, वहां पे वो उसको एल्केनिटी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो यूट्रस में जाके सरवाइव कर सके। सेक्रेशन ऑफ कार्पस ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस। लुब्रिकेंट्स मैंने आपको बताया, कार्पस ग्लैंड्स लुब्रिकेट करती है। कार्पस ग्लैंड से सेक्रेशन होता है लुब्रिकेंट का इन द पेनिस में, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस मैंने बताया था 3 पार्ट में होता है, हेड, टेल और बॉडी। वासा डिफरेंसा, सेमिनल वेसिकल जो सब कुछ हेल्प करता है न्यूट्रिशन वगैरह। प्रोस्टेट हेल्प फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म।
अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, पहले स्पर्म ओनली स्पर्म फॉर्म में है, यहाँ पे उसको न्यूट्रिशन मिल गया, तो न्यूट्रिशन मिलने से क्या हो गया, वो मैच्योर हो गया प्लस एक्टिव फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे उनको सेमिनल प्लाज्मा मिल गया, तो वो कौन से फॉर्म में हो गया, सीमेन। अब वो स्पर्म नहीं कह करके हम उसे क्या कह सकते हैं, सीमेन। बट इट नाउ होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। लास्ट हमारा पार्ट है पेनिस। पेनिस क्या होता है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो फीमेल की वेजाइना में जाता है, वहीं पे जाके वो अपना स्पर्म रिलीज करता है। बट इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल स्पंजी टिश्यूज। ये सब चीज क्या होती है, हमने तो इसका नाम नहीं सुना, तो मैं बताती हूँ ना। स्पेशल इरेक्टाइल स्पंजी टिश्यूज होती है, यहाँ पे स्पंजी टिश्यूज होती है। सॉरी। हाँ, यहाँ पे स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज होती है। जब वो टिश्यूज एकदम लो फॉर्म में होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, तो क्या होती है, पेनिस का साइज स्मॉल होता है। लेकिन जब वो टिश्यूज एक्टिव फॉर्म में आती है, तो जो पेनिस का साइज होता है उसके नेचुरल साइज से बढ़कर डबल हो जाता है, उसके नेचुरल साइज से मिलकर वो डबल हो जाता है। ये कहाँ पे होता है, बिकॉज ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज की वजह से। When spongy tissue is filled with blood, the penis erects. It facilitates insemination. ओके, जब स्पंजी टिश्यूज होती है जिसमें ब्लड पूरा सप्लाई हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे खूब सारी सेल्स होती है प्लस स्मॉल ब्लड वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड फ्लो भैया बहुत तेज आ गया, रफ्तार से आ गया, बाढ़ की तरह है ब्लड। तो क्या होता है, जब वहां पे जो पेनिस इरेक्ट हो जाता है, पेनिस का साइज इंक्रीज हो जाता है, इट फैसिलिटेट्स इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, इंसेमिनेशन जब पेनिस होता है, जब वो वेजाइना में एंटर कर जाता है, तो जो उसका साइज बढ़ जाता है, प्लस जब उसकी इंटर होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, इंसेमिनेशन। The cone-shaped tip of the penis is called glans penis. It is covered by prepuce. ठीक है, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट prepuce और glans penis क्या होता है, फॉर मतलब पेनिस के पार्ट होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, पेनिस के आगे एक पोर होता है जिसके थ्रू ही वो अपना यूरिन प्लस स्पर्म रिलीज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस यानी हेड ऑफ द पेनिस, जो उसे हम एक पोर भी कहते हैं, जहां से वो अपना यूरिन प्लस स्पर्म रिलीज करता है। और फोरेस्किन क्या होती है, क्योंकि आगे खूब सारी मात्रा में ब्लड सेल्स पाई जाती है जो उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, इसलिए आगे एक फोर स्किन होती है जो उसे कवर करके रखती है और उसको बाहरी चोटों से हेल्प करती है। हमने देखा यहाँ पे, अगेन लास्ट रिमाइंड करवा रही हूँ आपको हर एक चीज। टेस्टीज है, टेस्टीज कितने होते हैं, दो। वासा डिफरेंस, यहाँ से स्पर्म को लेके जा रही है, लेके जा रही है, लेके जा रही है। ब्लेडर होता है जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है। सेमिनल वेसिकल होती है जो दो होती है क्वांटिटी, क्वांटिटी में। प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है, दोनों मिलकर के कहाँ ओपन होती है, यहाँ पे इस्यूकुलेटरी डक्ट में। ठीक है, यहाँ से एक पतली नली टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। अब पतली नली वाली स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ होती है, पेनिस में जाकर के ओपन होती है। ये पेनिस में आई होती है, वहां पे ग्लेंस पेनिस जो होता है, जो उसका पोर होता है, वहां से जाके वो उसे स्पर्म को प्लस यूरिन को रिलीज कर देती है। होप यू ऑल गाइस अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।